हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सवालों को। अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेई की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए यूजफुल होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं इस सेशन को। और मेरा नाम हुआ कृपा शंकर। तो आइए हम लोग सवालों को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन। यानी कि यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक एसआई सिस्टम है, एक एमके सिस्टम, एक एफपीएस सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ये जो एमकेएस सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है। इसमें मास को जो है किलोग्राम में, लेंथ को जो है इसमें मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर एफपीएस सिस्टम को अगर आप देखते हैं तो इसमें जो है मास को मेजर किया जाता है पाउंड में, लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। इसके बाद अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो ये जो आपका एमके सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम ये सिर्फ और सिर्फ मास, लेंथ और टाइम पर ही डिपेंड करता है। जबकि अगर एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 7 फंडामेंटल यूनिट है। सबसे पहला इसमें है आपका लेंथ, दूसरा आपका है इसमें मास, तीसरा इसमें है टाइम, चौथा इसमें है टेम्परेचर, पांचवा इसमें है इलेक्ट्रिक करंट, छठा इसमें है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां इसमें है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये जो एसआई सिस्टम है ये देख रहे हैं कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक मीटिंग की आयोजन की गई थी। और मीटिंग के अगर आयोजन की हम बात करें तो मीटिंग का आयोजन किया गया था 1960 में। मीटिंग का नाम था CGPM, जिसका फुल फॉर्म हुआ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। और ये मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये मीटिंग का आयोजन हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में, एक जगह है सेब्रिस, वहीं पर ये मीटिंग हुई थी। और फाइनली जो है इसको एडॉप्ट कब किया गया है? 1971 में एडॉप्ट किया गया है एसआई सिस्टम को। इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं और आज के डेट में यही सिस्टम जो है सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस। कौन सा यूनिटलेस है? मतलब कि यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट एंड फोर्स ग्रेडियंट। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा यूनिटलेस है। तो देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका dv/dx। प्रेशर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा dp/dx। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो dx/dx। फोर्स ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा df/dx। देखिए जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालना होता है तब हम उसको क्या करते हैं? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट जो है ये सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द फंडामेंटल यूनिट which has same power in the dimensional formula of surface tension and coefficient of viscosity। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से आपको बताना है कि सरफेस टेंशन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला में किसका पावर सेम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग
निकालते हैं सरफेस टेंशन के लिए। तो देखिए सरफेस टेंशन जो हमारा होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस 2, और लेंथ होता है आपका एल। तो यहाँ से सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा ये हो जाएगा एम टी टू द पावर माइनस 2। अब आइए निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, F इज इक्वल टू 6 पाई इट्टा आर वी, और यहाँ पर ये जो आपका इट्टा है इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इट्टा को लिखा जा सकता है F अपॉन 6 पाई आर वी। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन आपका हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। 6 पाई आपका कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। आर आपका रेडियस है यानी कि एल, और भी आपका वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस 1। तो ये एक एल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम एल टू द पावर माइनस 1 एंड टी टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास का पावर यहाँ पर भी कितना है 1 है, और यहाँ पर भी मास का पावर कितना है 1। तो सरफेस टेंशन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला में दोनों ही केस में मास का जो है पावर सेम आ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आसान सा सवाल है, द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन एंड 1 नैनोमीटर इज। तो देखिए यहां पर समझेंगे, अगर हम बात करें 1 माइक्रोन की, तो 1 माइक्रोन जो होगा ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, और 1 नैनोमीटर की अगर हम बात करें तो 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। रेशियो पूछा है तो आप इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा 10 टू द पावर 3। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि टेम्परेचर को आप किस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं, we know that temperature is a fundamental, we know that temperature is a fundamental unit, hence it cannot be expressed in terms of other physical quantity। देखिए बात क्या है कि टेम्परेचर ऑलरेडी हमारा फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट को हम किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि लकड़ी का जो घनत्व है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। देख सकते हैं मास को ग्राम में लिया गया है, और यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम का टर्म है इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया गया है। तो एमके सिस्टम इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एमके इस सिस्टम में अगर आप लिखिएगा डेंसिटी ऑफ वुड को, तो ये जो आपका 0.5 ग्राम का मास है इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो आपका पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। तो ये किस में आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मैच करना है। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ ए स्टार, इसको आप मेजर करेंगे किस में, लाइट ईयर में। तो ए का हो गया 3,
तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन और ये जो आपका थर्ड ऑप्शन ये तो ऐसे ही कट गया। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन सॉलिड, इसको मेजर करते हैं हम लोग माइक्रोन में, तो ए का हो गया थर्ड और बी का क्या हो गया, बी का एक सेकंड सॉरी माइक्रोन में नहीं, इसको मेजर करेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को जो है आप मेजर करेंगे एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 के ऑर्डर में। इसके अलावा साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको आप फर्मी के टर्म में यानी कि 10⁻⁻15 के टर्म में मेजर कर सकते हैं। और वेवलेंथ जो होगा इंफ्रारेड लेजर का, इसको आप माइक्रोन में मेजर करेंगे, तो ए का हो गया थर्ड, ठीक है, और बी का हो गया 2, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है। तो देखिए माइक्रो सेकेंड भी टाइम का यूनिट है, लूनर मंथ इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ टाइम, लीप ईयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ टाइम। ये पैरालिटिक सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये टाइम का यूनिट नहीं है, पैरालिटिक सेकेंड किसका यूनिट है, तो ये डिस्टेंस का यूनिट है, और डिस्टेंस की ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। और याद रखेंगे एक पारसेक जो होता है ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। तो देखिए 1 मिलीमीटर की अगर हम बात करें तो 10⁻³ मीटर, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब हो जाएगा 10⁻10 मीटर, एक फर्मी का मतलब हो जाएगा 10⁻15 मीटर, और एक मीटर सिंपली 1 मीटर। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका हो गया फर्मी, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि विच रिलेशन इज रॉन्ग। चलिए तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, सही है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ठीक है। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप निकालेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 को, मेगा का मतलब 10⁻6 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो ये भी हमारा जो है सही है। देखिए ये रिलेशन जो आपका है नंबर 4, ये रिलेशन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक न्यूटन जो होता है ये 10⁵ टाइम के बराबर होता है, ना कि 10⁻⁻5 टाइम। कैसे? तो देखिए एक न्यूटन किसको बोलते हैं एक न्यूटन का फोर्स, तो जब किसी 1 केजी के मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तब इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन। तो 1 केजी का मतलब कितना हो गया 10⁻³ ग्राम, और 1 मीटर का मतलब हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर, और ये पर सेकेंड स्क्वायर आपका रहेगा। ये 10⁻³ और 10⁻² कितना हो जाएगा 10⁻5, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ये है ऑप्शन 4, यानी कि ये गलत रिलेशन, ये 10⁻⁻5 टाइम नहीं होना चाहिए था, ये 10⁻+5 टाइम होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक इज द यूनिट ऑफ, पारसेक किसका यूनिट है। तो अभी हम लोग देख रहे थे पारसेक डिस्टेंस का यूनिट है, और पारसेक जो है डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट भी होती है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो देखिए हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, एच आपका यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं E अपॉन न्यू, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी का डायमेंशन mL/t-2 हो जाएगा, सॉरी mL/t-2, एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा mL/t-2, और फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कि t⁻⁻1, तो यहाँ से ये कितने के बराबर हो जाएगा तो mL2 एंड t⁻⁻1, तो ये हो गया डायमेंशन किसका प्लैंक कांस्टेंट का। तो ये डायमेंशन हो गया किसका, ये डायमेंशन आपका हो गया प्लैंक कांस्टेंट का। अब आइए हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा
तो मास के लिए तो m लिखेंगे और r क्या है लेंथ, तो ये आपका हो जाएगा l टू द पावर 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या होगा। तो आइए, प्लैंक कांस्टेंट आपका h है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका i है। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या है हमारा m l2 t टू द पावर -1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है m l टू द पावर -2। तो ये m और m कैंसिल हो गया, l टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया t टू द पावर -1, यानी कि ये किसका ये डायमेंशन है, तो ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। किसकी डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम, यानी कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में गति करता है यानी कि मूव करता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल लोकेटेड एट x एट टाइम t इज गिवन बाय। देखिए तब किसी मतलब कि पार्टिकल का लोकेशन x डिस्टेंस पर एक इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन vt माइनस x। यहाँ पर a b और c आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि b अपॉन c का डायमेंशन क्या होगा। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको पकड़िएगा bt को और ये cx को पकड़िएगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि लाइक टर्म्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर ये bt और ct लाइक टर्म है तो इनकी डायमेंशन भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से b और c का रेशियो पूछा है, तो b अपॉन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन t। x आपका क्या है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा l और टाइम के लिए t। तो यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन। तो ये एल टी माइनस वन किसका डायमेंशन आ गया, तो ये हमारा है वेव वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर इज। वेव नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। वेव नंबर का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। तो देखिए वेव नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा। तो सिंपल सी बात है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन तो देखिए लैम्डा क्या है, एक प्रकार का लेंथ है। तो 1 अपॉन आप एल लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मास नहीं है तो इसका टर्म 0, एल टू द पावर -1 और टाइम नहीं है तो इसका पावर 0 लगा दीजिए। तो m 0 l -1 एंड t 0, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम यहाँ पर कौन से रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते। तो देखिए एक बात समझिए, डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट एनालाइज द constant exponent और एंगल etc। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस ना तो कांस्टेंट को एनालाइज करेगा, ना तो एक्सपोनेंट को एनालाइज करेगा, ना ही एंगल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट है तो इसको भी हम लोग नहीं ड्राइव कर सकते। यहाँ पर आप देखिएगा कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको भी आप नहीं कर सकते, मतलब सॉरी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर आपका ये एंगल आ गया साइन के साथ मीटर में, तो ये क्या है, एंगल है, तो इसको भी एनालाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका एक्सपोनेंट या पावर हो गया, तो इसको यहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ फोर्स, इसमें से फोर्स का डायमेंशन किसका नहीं है, फोर्स का डायमेंशन किसका नहीं है। तो देखिए अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालेंगे,
देखिए एक बात समझिए, सिंपल सी बात, अगर एनर्जी ग्रेडियंट को आप निकालते हैं तो एनर्जी ग्रेडियंट आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, तो यहां पर एनर्जी अपॉन लेंथ, एनर्जी अपॉन लेंथ, तो एनर्जी का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, और लेंथ का एल है, तो ये एक एल से ये एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी ग्रेडियंट का जो डायमेंशन ये फोर्स के इक्वल है। बाकी वेट जो है आपका क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं वेट जो होता है ये मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है, तो मास का डायमेंशन m और ग्रेविटी का L2 माइनस टू, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के चेंज होने का रेट, तो मोमेंटम के चेंज होने का रेट क्या देता है, तो मोमेंटम के चेंज होने का रेट से हम लोगों को मालूम चलता है फोर्स। तो यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन देख रहे हैं ये तीनों का डायमेंशन फोर्स के इक्वल है, तो ऑब्वियस ये बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन जो है ये फोर्स का डायमेंशन नहीं होगा। बाकी अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकाल भी सकते हैं। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर। अब v यहाँ पर क्या है, तो आपका पोटेंशियल है, और पोटेंशियल क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज, और साथ में क्या है आपका रेडियस। तो देखिए वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम यानी कि एटी, और रेडियस के क्या लिखेंगे एल। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक एल आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आपकी डायमेंशन आ जाएगी एम एल एंड टी टू द पावर -3 एंड ए टू द पावर -1, और ये डायमेंशन फोर्स का नहीं होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत कहा गया है। कहता है कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से सही है तो वो सही हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात कहा गया है। नेक्स्ट कहता है कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, ये भी सही है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। जैसे देखिए अगर हम बात करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की, और अगर हम सिंपल लिख दें s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो दोनों आपका इक्वेशन ये डायमेंशनली क्या होगा, हियर बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पर डायमेंशन के हिसाब से तो दोनों सही होंगे, लेकिन ये जो आपका सेकंड वाला है ये गलत है आपका। तो वही बात बोला गया कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से सही है तो वो गलत भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब डायमेंशन के हिसाब से गलत है तो वो इक्वेशन सही हो सकता है, ये गलत बात है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा। नेक्स्ट कहता है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होगी, गलत, हमेशा यूनिट होगी, ये भी गलत। मे हैव अ यूनिट, देखिए ये सही बात है, यूनिट हो सकता है। जैसे अगर एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल का यूनिट क्या होता है रेडियन, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, बट एंगल का यूनिट होता है रेडियन, बट हम बोल सकते हैं what we know that एंगल क्या है, तो एंगल इज डायमेंशन लेस, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि यूनिट लेस क्वांटिटी, कोई अगर क्वांटिटी यूनिट लेस है जिसकी कोई यूनिट नहीं है तो क्या ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये गलत। ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, क्या इसकी डायमेंशन हमेशा नॉन जीरो होगी, मतलब कि इसका कोई डायमेंशन जो है नॉन जीरो होगा। या फिर कहता है कि नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, देखिए ये सही है,
इसका नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी कैसी है, यूनिट लेस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो पहला कहता है कि ऑल डेराइव्ड क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म ऑफ द बेस क्वांटिटी, सही है कि जितने भी ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं इनको आप डायमेंशनली मतलब कि फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज, ये भी सही है। अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, देखिए बेस क्वांटिटी जिस होता है मतलब फंडामेंटल यूनिट को आप दूसरे यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सही है। नेक्स्ट द डायमेंशन ऑफ अ डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, कह रहा है कि जो डायमेंशन होगा ड्राइव्ड क्वांटिटी का वो दूसरे बेस क्वांटिटी के टर्म में कभी जीरो नहीं हो सकता, ये गलत है। जैसे अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, चलिए मान लेते हैं फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mL_t-2। तो देखिए यहाँ पर मास में तो डायमेंशन है, लेंथ में भी डायमेंशन है, टाइम में भी डायमेंशन, लेकिन टेम्परेचर में डायमेंशन क्या है, जीरो। करंट में डायमेंशन क्या है, जीरो। तो हो सकता है यहाँ पर कह रहा है कि जीरो नहीं होगा, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कहता है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ विच वन इज वेक्टर एंड द अदर इज स्केलर हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए इसमें आपको ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें से एक वेक्टर हो, दूसरा स्केलर हो, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वर्क आपका कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वर्क हो जाएगा स्केलर, एनर्जी भी आपका क्या है, स्केलर, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। टॉर्क यहाँ पर क्या है, तो टॉर्क है यहाँ पर आपका वेक्टर, वर्क है आपका स्केलर। तो यहाँ पर देखिएगा कि टॉर्क जो होता है, ये टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क का यूनिट भी क्या होता है, देखिए अगर टॉर्क के यूनिट की अगर हम बात करें तो टॉर्क का यूनिट होता है जूल, बाकी वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन है कि टॉर्क आपका वेक्टर है, वर्क आपका स्केलर है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है डायमेंशन भी सेम होगा। बाकी यहाँ पर इम्पल्स को देखिएगा तो इम्पल्स आपका वेक्टर और मोमेंटम भी आपका वेक्टर। यहाँ पर इम्पल्स और मोमेंटम दोनों की डायमेंशन सेम होगी, दोनों की यूनिट सेम होगी, बट डिफरेंस यहाँ पर यह है कि दोनों के दोनों कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। पावर और प्रेशर, तो देखिए पावर आपका क्या है, स्केलर है, और प्रेशर भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर भी है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस के, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लिनियर वेलोसिटी, तो डायमेंशन ऑफ k। तो देखिए इस टर्म को पकड़िए, k और x अपॉन v ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर हम बात करें तो डायमेंशनली ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि x अपॉन v जो है ये किसके बराबर होगा, k के। तो यहाँ से k को आप क्या लिख सकते हैं, x के लिए l और वेलोसिटी के लिए lt-1, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, k का डायमेंशन हो जाएगा t⁻⁻1, यानी कि ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टाइम डिपेंडेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p is given by p is equal to p naught exponent minus of alpha t square, where alpha is a constant and t is time, the constant alpha is। देखिए एक चीज तो समझिए, ये एक्सपोनेंट ये p के पावर में है, तो जब भी ऐसा कहीं पर कोई टर्म आए तो आप इसको क्या मानेंगे, ये डायमेंशन लेस है, यानी कि अल्फा टी स्क्वायर जो है इस क्या है, तो आप इसको मानेंगे कि ये हमारा है डायमेंशन लेस। और जब भी कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है तो इसको हम लोग 1 से कंपेयर करते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी t⁻⁻², यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हैज डायमेंशन क्या हो जाएगा t⁻⁻²। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, देखिए ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है एंगल और टाइम का रेशियो, ठीक। तो एंगल का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, एंगल की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन किसका होगा, टाइम का। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 और टाइम को ऊपर लेकर के आएंगे तो पावर -1।
तो m0l0 t टू द पावर -1, m0l0 t टू द पावर -1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम। देखिए फोर्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है AT प्लस BT स्क्वायर, T यहाँ पर आपका टाइम है, तो आपसे बोला गया है कि द डायमेंशंस ऑफ A एंड B आर, A और B का जो है डायमेंशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए फिर से यहाँ पर आप लगाइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इन अ इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन each term has the same unit। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि किसी भी इक्वेशन में सारे टर्म्स का यूनिट सेम होगा। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो जो AT का यूनिट होगा ये सेम होगा किसके, फोर्स के बराबर। तो यहां से A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन टाइम। तो यहां से फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mLt-2 और T के लिए लिखेंगे T। तो यहां से A का जो है, A का डायमेंशन क्या आ जाएगा, तो mLt टू द पावर -3। तो आप चेक कर सकते हैं mLt टू द पावर -3, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी आपको चेक करने का आगे आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आप और भी चेक करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि BT स्क्वायर भी जो है इसका डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा। तो B इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, F अपॉन T स्क्वायर। तो B हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन mLt-2 और T स्क्वायर को लिखेंगे T टू द पावर 2। तो यहाँ से B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mLt टू द पावर -4। तो आप देख सकते हैं A का डायमेंशन mLt टू द पावर -3 आ गया और B का डायमेंशन mLt टू द पावर -4 आ गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। सिमिलर डायमेंशन किसका नहीं है, तो देखिए यहां पर टेंशन को अगर देखिएगा तो टेंशन एक प्रकार का क्या है, तो टेंशन आपका एक प्रकार का फोर्स है। लेकिन अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन क्या होती है, तो ये सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनकी सिमिलर डायमेंशन नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट टॉर्क का डायमेंशन बताइए। तो देखिए टॉर्क जो होता है, टॉर्क, ये टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन mLt-2 और डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो या फिर कैसा भी हो, डिस्टेंस है तो डायमेंशन L। तो यहां से ये हो जाएगा mL टू द पावर 2 एंड T टू द पावर -2। तो mL2 T टू द पावर -2, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी is the ratio of two density hence it is डायमेंशनलेस। रिलेटिव डेंसिटी जो है ये दो डेंसिटी का रेशियो है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपसे डायमेंशन पूछा गया है यहाँ पर, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से G इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स का हो जाएगा mLt-2, फोर्स का क्या हो जाएगा mLt-2 एंड ये आपका r डिस्टेंस होता है तो L टू द पावर 2 और मास ये जो है तो m1 इंटू m2। तो यहाँ से ये एक मास आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा तो m टू द पावर -3 L टू द पावर 3 एंड T टू द पावर -2, m-1 L3 T टू द पावर -2, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट कहता है कि द इफ डायमेंशन ऑफ A एंड B आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। अगर जो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं
तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि दो को हम सिमिलर है तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो ये जोड़ तो सकते नहीं है, घटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन इनका अलग है। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ए बाई बी, यानी कि डिवीजन का ऑपरेशन के लिए सही है। नेक्स्ट कहता है कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी दिया गया है t टाइम पर at प्लस b अपॉन t प्लस c। तो a b c कॉन्स्टेंट है, a b c का डायमेंशन बताना है। तो सबसे पहले देखिए c और t दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पकड़िए, तो इसका डायमेंशन टाइम के बराबर होना चाहिए। तो c का डायमेंशन किसके बराबर हो गया, t के बराबर। अब ये वेलोसिटी है तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, यानी कि b अपॉन टी। तो यहां से देखिएगा कि b अपॉन ये पूरा टर्म को लिख रहे हैं, तो ये आपका तो टाइम ही हो जाएगा नीचे, या फिर ऐसे समझिए कि b अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू भी, ये टाइम के साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो ये पूरा डायमेंशन टाइम का आ जाएगा। तो b अपॉन टी इज इक्वल टू वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l। ये सिंपल क्या हो जाएगा, l। चूंकि यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो b का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर। तो अब देखिए b का डायमेंशन l और c का डायमेंशन t, तो एक ही ऑप्शन है। वैसे आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, at इज इक्वल टू v लिख लीजिए, तो t इज इक्वल टू सॉरी, तो यहां से a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v अपॉन टी। ए आपका हो जाएगा एल टी माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ए का डायमेंशन कितना आ गया, एल टी माइनस टू, बी का डायमेंशन क्या है एल, और सी का डायमेंशन क्या है टी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन करेंट। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज इंटू करेंट कर देंगे, तो वर्क का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज का डायमेंशन हो गया ए टी, और करेंट का डायमेंशन हो गया ए। तो ये हो जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस थ्री एंड ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री एंड ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। देखिए सेम डायमेंशंस किसका किसका है, तो अगर यहां से आप निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी, सबसे पहले आइए एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी अगर आप निकालिएगा, एनर्जी डेंसिटी, तो ये आपका हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, और वॉल्यूम का डायमेंशन एल टू दी पावर थ्री। तो ये आपका जो है ये पावर आपका कैंसिल हो गया, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू दी पावर माइनस वन एंड टी टू दी पावर माइनस टू। अब इसमें एक चीज चेक कीजिए कि ए का डायमेंशन किसके साथ बराबर है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है। अब आइए यंग्स मॉडुलस को एक बार चेक करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन आपका क्या है, डायमेंशन लेस। स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस। तो यहां पर यंग्स मॉडुलस का इलास्टिसिटी जो है ये स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, और स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन एम एल, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, और एरिया का एल टू दी पावर टू। तो ये डायमेंशन कितना आ जाएगा, एम एल टू दी पावर माइनस वन टी टू दी पावर माइनस टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन सेम है, तो ए और डी इसका जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन इन टर्म्स ऑफ m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है, तो देखिए फोर्स का क्या होता है m l t माइनस टू, तो इसके लिए मास का पावर 1 होना चाहिए, यानी कि a का पावर 1, तो ये गलत। प्रेशर का क्या हो जाएगा,
तो देखिए प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का होता है mL/-2 और एरिया का L⁻², तो प्रेशर का हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻², यानी कि इसके लिए A का पावर 1, B का पावर -1 और C का पावर -2 होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई किया। इसके हिसाब से देखिएगा A 1 होना चाहिए, B -1 और C क्या होना चाहिए -2, और ये है भी इसके फॉर्मूला में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रेशर, यानी कि 34 का ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का। तो देखिए हम लोग अगर कूलम्ब्स लॉ की बात करें, अगर हम लोग बात किसकी करें, कूलम्ब्स लॉ की, तो यहां से हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा जा सकता है, तो एप्सिलॉन नॉट को लिखा जा सकता है ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू फोर्स। चार्ज क्या होता है 80, तो 80 इंटू 80 अपॉन R का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा L का स्क्वायर, L का स्क्वायर, और फोर्स क्या हो जाएगा तो mL⁻²। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मास को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा -1, मास का पावर -1, L का पावर कितना हो जाएगा, तो L का पावर हो जाएगा आपका -3, और T का पावर 2, तो T का पावर यहां से कितना हो जाएगा 4, T का पावर कितना हो जाएगा 4, और A का पावर हो जाएगा 2, A का पावर कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का क्या हो जाएगा mL⁻², और चार्ज क्या हो जाएगा 80, चार्ज क्या हो जाएगा आपका 80। तो यहां से ये आपका हो जाएगा mL T⁻³ एंड A⁻⁻1। तो ये हो गया डायमेंशन। अब आइए सीधा डायमेंशन निकालते हैं किसका, तो अब सीधा डायमेंशन निकाल देते हैं। अब सीधा डायमेंशन निकाल देते हैं। देखिए हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया m-1 L-3 T⁴ और A⁴2, और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो m⁻², L⁻², T⁻⁻6 एंड A⁻ क्या हो जाएगा -2। तो यहां से आप देखेंगे तो ये चीज कितना आ जाएगा, तो m⁻ हो जाएगा आपका 1 प्लस में L का पावर हो जाएगा -1, L का पावर -1, और T का पावर हो जाएगा -2, और A का पावर हो जाएगा 0, यानी कि mL-1 एंड T⁻², mL-1 T⁻²। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड आज हम लोग 35 क्वेश्चन को किए, और ये सेशन हमारा यहीं पर होता है समाप्त। फिर हम लोग नए वीडियो में और नए टॉपिक से प्रीवियस ईयर के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।